Today on UPSC Polity View, India is a proud nation of being the largest democracy in the world and with the longest constitution supporting it in day-to-day life. The amendments over the years have made it one of the strongest in the world today. Hello and welcome to UPSC Polity View at UPSC Practice. Today, let's learn about the 42nd Amendment of the Constitution of India. The 42nd Amendment, officially known as the Constitution Act 1976, was enacted during the emergency by the Indian National Congress government headed by Indira Gandhi. Let's listen to Indira Gandhi's speech on Independence Day 1976 to get a full background. भारत के निवासी मेरे भाई बहनों प्यारे बच्चों, जब भी मैं यहाँ झंडा फहराती हूँ तो उस दिन की याद आती है जब पहले दफ़े आज़ाद भारत का झंडा यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। वो याद आती है कि किस मुसीबत और कष्ट और कुर्बानी से ये देश गुजरा, किन आशाओं को लेके हमने यहाँ पे अपना झंडा फहराया। आज जब हम पीछे देखते हैं इन वर्षों के तरफ तो ये देखते हैं कि जो रास्ता अपने सामने हमने रखा था उस पे काफ़ी दूर हम आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ भूल भी हुई है, गलतियां भी हुई हैं, काम में कमी भी हुई है। और जितना ही हम आगे बढ़े उतना ही हमने देखा कि रास्ता आगे का कितना ज़्यादा लंबा है। ये देखा कि हर एक कदम से कठिनाई बजाय कम होने के और बढ़ती है। ये देखा कि कुछ मांगें अगर पूरी होती हैं तो बहुत सी मांगें नई खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये जीवन का ऐसा ही रास्ता होता है। हमारी कोशिश रही है कि जो आदर्श हमारे महान नेताओं ने हमारे सामने और देश के सामने रखे उस ही पथ पर हम कदम आगे बढ़ाएं। आज़ादी अनेक प्रकार की होती है। हमने जानबूझ के पूर्ण स्वराज के लिए लड़ा और उसे प्राप्त किया और ये उचित ही था, क्योंकि दूसरे किसी प्रकार की स्वतंत्रता को सच्ची माने में स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। पूर्ण स्वराज के माने केवल ये नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनें, केवल माने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहें, चाहे वो बहुत ही कम लोगों की आवाज़ उठाते हों, वो इजाज़त मिले उनको। पूर्ण स्वराज के माने हैं कि स्वराज के फल, स्वराज के नतीजे भारत के घर घर तक पहुँचें, उन लोगों तक पहुँचें जिनकी आवाज़ नहीं उठ सकती, उन लोगों तक पहुँचें जिनको शायद ठीक से मालूम भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, उन लोगों तक पहुँचें जो आज तक सब सुविधाओं से वंचित रहे हैं। इस स्वराज के तरफ हम अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता बनाने में बहुत से रोड़े आते हैं। किसी न किसी वर्ग के, किसी न किसी गुट के या किसी न किसी व्यक्ति के हित पर कुछ थोड़ा सा धक्का लगता है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में सुधार आए, बड़ा सा बड़ा हो, छोटा सा छोटा हो। लेकिन अगर आप सोचें तो आपको खुद यह महसूस होगा कि जिसके पास आज भी है उसको अगर और ज़्यादा मिलता जाता है तो जिसके पास नहीं है उसको कैसे कुछ मिल सकेगा। यही कारण है कि हमारा कार्यक्रम है तो सब भारतीयों के लिए,
लेकिन ज़्यादा ध्यान उन वर्गों पर दिया जाता है जो कमज़ोर कहलाते हैं, चाहे किसी कारण कमज़ोर हों, जाति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, देश के किसी पिछड़े हुए इलाके में रहने के कारण। तो हर कदम पे किसी न किसी से टक्कर खानी होती है। वो टक्कर हमने खाई, लेकिन हमने अपने पैर डगमगाने नहीं दिए। और आज मुझे खुशी होती है ये कह के कि इस पिछले वर्ष में कितनी उन्नति हमारी देश ने की है। एक कार्यक्रम हमने जनता के सामने रखा, उसमें कुछ सरकार के कर्तव्य थे और कुछ जनता के कर्तव्य थे। क्योंकि एक नया अनुशासन आया, क्योंकि एक नई भावना, आशा की, उम्मीद की जनता के दिलों में उत्पन्न हुई, तो सब ने इस कार्य में सहयोग दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कार्य पूरा हो गया या जितना हम समझते थे, जितना हम चाहते थे वो भी पूरा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन तब भी ठोस जोरदार कदम आगे बढ़े हैं और काम चालू है। सब जगह बराबर का नहीं है। जहाँ भी जनता जागरूक है, जहाँ के कार्यकर्ता मजबूत हैं, वहाँ पे वो काम और तेज़ी से आगे बढ़ा है। आप सबको तो मालूम है कि उत्पादन कितना बढ़ा, करीब करीब 7% हमारी देश की उन्नति हुई है। इसी प्रकार से जो हमें गरीबों को घर देने का कार्यक्रम था, 70 लाख परिवारों को घर मिले हैं। बिजली बहुत बढ़ी है, 2000 मेगावाट से। सिंचाई का कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ा है और हमारी आशा है कि और तेज़ी से बढ़ेगा। ज़मीन सुधार का कार्यक्रम भी जितना हम चाहते थे उतना अभी भी नहीं हुआ। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन जब भी ये इसको हाथ में लेते हैं तो जहाँ पे ज़मीन का बंटवारा होता है वहाँ पे नए प्रश्न उठ खड़े होते हैं। और क्योंकि दूर दूर जगह हैं, सब जगह आँख भी नहीं पहुँच सकती और ठीक से उसकी खबर लोग समय पे नहीं देते हैं, तो बहुत सी गलतियां भी होती हैं। ये सब मुझे मालूम है और इसीलिए हर साल यहाँ और जहाँ भी मैं बोलती हूँ, मैं इसी बात पे जोर देती हूँ कि जब तक जनता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो या कोई और नागरिक हो, जब तक वो स्वयं इसको हाथ में नहीं लेंगे कि जहाँ भी अन्याय है उसके तरफ ध्यान दिलाएं और केवल शिकायत के रूप से नहीं, लेकिन सुझाव दिलाएं कि ये यहाँ पे गलती हुई है, इस प्रकार से हम और आप मिल के इस गलती को सुधार सकते हैं। ये भावना थोड़ी बहुत बढ़ी है। हम कह सकते हैं कि पिछले साल में जो जनता का सहयोग मिला, जो जनता में जागृति आई, वो पहले से कहीं ज़्यादा था। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि पहले कभी काम नहीं हुआ। अगर पहले बहुत मजबूत बुनियाद इस देश की उद्योग और कृषि के कार्य की नहीं डाली गई होती तो ये उन्नति हम इस पिछले वर्ष में नहीं कर सकते। साथ ही ये भी सच है कि वो बुनियाद होते हुए भी अगर अनुशासन नहीं आता, अगर जनता के दिल में ये सहायता की भावना नहीं आती, तो कितनी भी मजबूत बुनियाद लगी उस पे हम एक सुंदर भारत नहीं बना सकते। आपको याद होगा कि उसके पहले कितनी अनुशासनहीनता हो रही थी, चाहे स्कूल और कॉलेज में, चाहे कारखानों में, चाहे हमारे शहरों की सड़कों पे। और उससे काम तो रुका। एक आर्थिक कठिनाई के ज़माने में आवश्यक वस्तुओं की जब पहले से कमी थी तो वो कमी और बढ़ी, क्योंकि उत्पादन रुक गया, क्योंकि सब तरफ हड़ताल के नारे उठे
क्रांति के नारे उठे। अब आपको मालूम है कि हम भी क्रांति में विश्वास करते हैं। गांधी जी ने, मैं मानती हूँ कि वो सबसे बड़े क्रांतिकारी इस देश के थे, लेकिन उनकी क्रांति का रास्ता था अहिंसा का रास्ता, मैत्री का रास्ता, शांति का रास्ता। और अगर उनके रास्ते से हम भटक जाते और उस समय भी जो थोड़े से लोग, चाहे कितने ही बहादुर हों, कितने ही योग्य हों, अगर उनके रास्ते पे हम बहक जाते तो शायद आज भी ये भारत स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम गांधी जी के रास्ते पे पैर टिका के आगे बढ़े तो हमने इस देश को स्वतंत्र बनाया, हमने लोकतंत्र की नींव डाली, हमने उद्योगीकरण तेजी से चलाया और हर प्रकार से देश की मजबूती और शक्ति को बढ़ाया है। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। और कोई ये नहीं कह सकता कि बिना इस ताकत के भारत आगे बढ़ सकता है। कोई नहीं कह सकता कि बिना ताकतवर हुए हम या अपना उद्योग बढ़ा सकेंगे या जनता को कुछ सुख और आराम दे सकेंगे। हम समझे थे कि एक दफ़े आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमेशा के लिए हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि चाहे कभी कभी तो फौजी हमले भी होते हैं, लेकिन उससे भी ख़तरनाक है जो गुप्त तौर से हमले होते हैं, जो दिखलाई नहीं देते हैं। अब ये आवाज़ें पहले भी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन इस पिछले वर्ष में बहुत सी आवाज़ें खुले तौर से निकली हैं। जिन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया जब यहाँ कोई रुकावट नहीं थी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, किसी अखबार पर पाबंदी नहीं थी, तब भी जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने भारत की सहायता नहीं की, लेकिन उन देशों की सहायता की जहाँ पे या फौजी सरकार थी या दूसरे प्रकार की कोई ऐसी सरकार थी जहाँ जनता की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठ सकती थी, उस ज़माने में ऐसे देशों की, ऐसी हुकूमतों की मदद हुई है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि कहाँ पे हत्या हुई है, तो एक आदमी की नहीं, दो आदमी की नहीं, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, कहीं लाखों में। वो लोग आज हैं जो भारत के तरफ आंख दिखाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये पहला दफ़ा नहीं है। जब गांधी जी जीवित थे तो उनके बारे में भी अनेक प्रकार की बातें कही जाती थी, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही जाती थी, और उसके बाद जब मेरे ऊपर हमला शुरू नहीं भी हुआ था तो भारत के बारे में कही जाती थी। भारत अणुशक्ति का विस्फोट क्यों करे, बड़ा भारी खतरा सारी दुनिया को हो रहा है। दूसरे देश चाहे बम पर बम बना के जमा करें, चाहे अरबों रुपए खर्च करें, जब उन पर कोई खतरा नहीं है, उनकी कोई निंदा नहीं है, उल्टे और कोशिश हो रही है कि उनको हथियार बेचे जाएं। लेकिन हम अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम करते हैं तो वो गलत काम होता है। जब हमने इस्पात का काम शुरू किया तो ये कहा गया कि गरीब देश में, जहाँ गांव में इतनी कठिनाई है, वहाँ उस देश को इस्पात और लोहे की क्या आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि किसी भी आधुनिक देश की बुनियाद है इस्पात। किसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं, कारखानों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, और हज़ार तरीक़े से साधारण जनता की मांगें उससे पूरी होती हैं। आज ये सब काम, ये बुनियाद, ये नींव अगर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं डाला होता तो हम सब तरफ भीख मांगते होते। लेकिन आज बहुत सी चीज़ों को आज भी ज़रूरत है, तब भी हम भीख किसी से नहीं मांगते। कुछ ही साल पहले लोग कहते थे कि भारत अपनी जनता को कभी भी नहीं खिला सकेगा,
लेकिन आपको मालूम है कि 12 करोड़ टन पैदा हुआ है। और इस साल हमारी कठिनाई ये नहीं थी कि अनाज नहीं है, ये कठिनाई थी कि उसको रखें कैसे, कहाँ पे रखें। तो ये सच है कि अच्छी वर्षा हुई, लेकिन ये भी सच है कि अगर सरकारी सहायता नहीं मिलती और अगर हमारे मेहनती किसान भाई वो सहायता लेने को और नए तरीक़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते तो ये उत्पादन नहीं हो सकता था। कुछ जगहें वर्षा की कमी हुई है, सूखा पड़ा है, विशेष करके दक्षिण में, तमिलनाडु में और दूसरी जगहें, और कुछ जगहें ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो हमारे किसानों को इससे भारी कष्ट है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन हमको मालूम है कि इसका वो सामना करेंगे। हमको मालूम है कि जैसे वो मजबूत हो रहे हैं, उनको नई जानकारी, विज्ञान और टेक्निकी द्वारा उनकी ताकत हम बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी वो सामना कर सकेंगे। देखना ये है कि ये कार्यक्रम अभी भी सब जगह नहीं पहुँचे। ये देखना है कि कैसे इसको कोने कोने पहुँचाएं। ये देखना है कि हर एक जगह का विशेष कार्यक्रम हो। पहाड़ी इलाकों की क्या आवश्यकता है, रेतिस्तान की क्या आवश्यकता है, जहाँ बहुत बारिश पड़ती है, बाढ़ आते हैं, वहाँ की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से हमारी योजनाएं बनेंगी। इस प्रकार से हर एक अपने अपने क्षेत्र में सोचेगा। ये नहीं कि सब कहें कि इस्पात का कारखाना हो जाए या कोई और बड़ा कारखाना हो जाए, लेकिन जो सामान हमारे पास है उसका कैसे पूरा पूरा उपयोग किया जाए। ये भावना जब हम फैला सकेंगे तब और तेज़ी से हमारा देश और हमारी जनता बढ़ सकेगी। इस साल हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं, जिनकी बड़ी निंदा हमारे समाचार पत्रों में होती थी, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हमेशा करते थे कि सरकार से तो कारखाने चल ही नहीं सकते, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। हमने देखा कि उनमें से बहुत सौ ने अब मुनाफा किया है और उनका उत्पादन बहुत बढ़ा है। जो वृद्धि हुई है हमारे उत्पादन में, वो इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के द्वारा हुई है। और हमारी पूरी आशा है कि जो थोड़े से हैं, जहाँ का काम अभी संतोषजनक नहीं है, वो भी अब तेज़ी से अपना काम सुधारेंगे। पूरी इसकी कोशिश हो रही है। तो हर समय हर तरफ हमको देखना है, और ये तब होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। मैं अपने मजदूर भाइयों और बहनों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके काम से ये सुधार और ये वृद्धि हुई है। कुछ घंटे बाद आज ही शाम को मैं यहाँ से श्रीलंका जा रही हूँ। आपको मालूम है कि वहाँ बड़ा सम्मेलन एक गुट निरपेक्षता का हो रहा है, और वहाँ भी मुख्य प्रश्न हम सब के सामने यही है कि अपनी आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखें। आज़ादी केवल सीमा की नहीं, लेकिन आज़ादी अपने विचारधारा की, आज़ादी अपने दिशा की, आज़ादी अपने तय को मजबूत करने की, अपने देश में विकास और उन्नति करने की। मुख्य चीज़ यह है। और क्योंकि हम सब के एक ही से प्रश्न हैं, अगर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो एक बड़ी भारी ताकत हो जाती है। गुरुदेव टैगोर ने कहा, कमज़ोरी की ताकत। कमज़ोर लोग भी अगर दृढ़ता से, मजबूती से कुछ करते हैं तो एक ज़बरदस्त ताकत हो जाती है। और हमारा भी अनुभव यही रहा है। आज़ादी के आंदोलन के ज़माने में क्या ताकत थी भारत की जनता पर? केवल गरीबी, केवल गुलामी, डर। लेकिन क्योंकि हम एक हो गए, क्योंकि हम न निंदा से न मजाक से अपने रास्ते से हटे,
तो ये एक दुनिया के उस समय की सबसे बड़ी शक्ति से ज़्यादा हमारी गरीब किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, इनकी ताकत उनसे भी बड़ी हो गई, फौज से भी बड़ी हो गई। ये ताकत आज के गरीब देशों में हमको मिलानी है। मुश्किल ये है कि कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे के कहने में आ जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर कुछ मदद मिल जाए तो अभी मदद ले लें। ये नहीं देखते कि अगर वो मदद ऐसी है कि उनकी स्वतंत्रता पर ज़रा भी आंच लगाए तो वो मदद से वो मजबूत नहीं हो सकते हैं, तो भविष्य में भी वो मदद ही मांगते रहेंगे। हमने भी मदद ली है सब देशों से, सब प्रकार की सरकारें, विचारधाराएं के देशों से और हुकूमतों से। लेकिन एक चीज़ में हम डट के रहे, हमारी नीति यह है, हमारी विचारधारा यह है, इस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको देखते हुए, बिना उसको छुए, जो मदद हमें देना चाहता है उसकी मदद हमको स्वीकार है, लेकिन किसी भी शर्त पर हम मदद नहीं लेना चाहते। ये शुरू से हमने ये कहा और इसी पर हम डटे रहे और आगे भी। आज भी अगर हमारी निंदा है तो इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ कदम लिए गए या कुछ थोड़े से लोग बंद हैं या समाचार पत्रों पे कुछ पाबंदी है, इसलिए है कि वो देख रहे हैं कि एक गरीब देश किस दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, किसी दूसरे की परवाह न करते हुए। और इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। और जो हमारी निंदा करते हैं, मैं तो उनसे एक ही शब्द कहना चाहती हूँ कि जितनी वो निंदा करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे हमें कमज़ोर करने की, वो ही हमारी ताकत बनेगी, उसी से हम और मजबूत होंगे और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। आपने तो ये पिछले वर्षों में भी देखा कि जब भी हम पर हमला हुआ हम उससे दबे नहीं। जब भी हम पर टिप्पणी हुई, भौचाल जैसे भी हमारे ऊपर लोग कूद पड़े, उसका सामना किया और हम आगे बढ़े। यह देश, भारत का इतिहास एक संघर्ष का इतिहास रहा है, मुसीबतों का इतिहास रहा है और ये हमारा भारत एक सहनशीलता का देश रहा है, शांति का देश रहा है। लेकिन साथ साथ ये याद रखें कि वीरता का देश रहा है, दृढ़ता का देश रहा है, आदर्शों का देश रहा है। और आज प्रत्येक नागरिक को ये हमारा इतिहास याद रखना है, ये सोचना है कि नए भारत के वो प्रतिनिधि हैं, नए भारत के वो प्रतीक हैं, नए भारत के वो चिन्ह हैं। चाहे हमारे होनहार बच्चे हों, चाहे बड़े, चाहे बूढ़े, ये जिम्मेदारी हर एक के कंधों पे है और हर एक अगर इन बातों को समझने की कोशिश करेगा, कौन प्रशंसा करता है, कौन बुराई करता है, ये सब जीवन में बहुत छोटी सी बातें हैं। प्रश्न हमारे सामने एक ही है, किस रास्ते पर हम आगे देश को ले जा सकते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इस दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना है। अगर हमारे सुंदर बच्चे ठीक से नहीं पढ़ेंगे, खेल कूद में रुचि नहीं लेंगे, तो उनका न शरीर मजबूत हो सकता है, न उनका मन मजबूत हो सकता है। और ये अगर युवा पीढ़ी मजबूत नहीं हुई, अगर ये रचनात्मक कार्य में नहीं पड़ी, अगर इनमें देश का प्रेम, देशभक्ति नहीं हुई, तो फिर ये सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी हानि देश की होगी। फौजें देश की सीमा को सुरक्षित रखती हैं और हम सबको कारण है कि हम अपनी सेनाओं पे गौरव करें। लेकिन सेना तब बहादुरी से लड़ सकती है अगर उसके पीछे एक बहादुर, मजबूत देश रहे। तो आज जो दिन है कि हम अपने इतिहास को देखें और साथ ही साथ अपने भविष्य को देखें, तो हम ये निर्णय करें कि देश किस दिशा में जाएगा
कितना मजबूत होगा, कितना प्रगति करेगा, ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी दूसरे के मदद से नहीं होगा। ये हमें अपने हाथ और पैर से, अपने दिल की मजबूती से, अपने दिमाग की तेजी से हम सबको, आपको और हमको मिल के करना है। और ये भावना अगर होगी तो इस भारत को कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो थोड़ा सा अनुशासन आया, इसको हम और अपनी शक्ति से बढ़ा सकेंगे। कुछ चर्चा चलता है कि यहाँ जो आपातकाल की घोषणा हुई, ये कब वापस ली जाएगी। ये कोई नहीं देखता कि कई महीनों से ढील दी जा रही है, और ढील का नतीजा क्या हुआ। क्या जो लोग छूटे हैं वो उन्होंने ज़रा भी ये कबूल किया कि हिंसा और इस प्रकार के आंदोलन से, काम रोकने से देश की हानि होती है, या वो उसी रास्ते पे आज भी चलने को तुले हुए हैं। ये प्रश्न हमको पूछना है। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, ना जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं, या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया था। तो हमको ये देखना है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब बहुत बरसों बाद पहले दफे गरीबों के लिए कार्यक्रम आरंभ हुए हैं और सफलता से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जितनी तेजी से हम चाहें उतने नहीं हैं। इतने बड़े देश में, कोटि कोटि की जनता में अगर 70 लाख परिवार के लिए घर मिले तो बहुत छोटा है, लेकिन जहां एक को भी पहले नहीं था तो 70 लाख बड़ा भी है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि नहीं वो 70 लाख भी नहीं चाहिए, तो फिर दूसरे लोगों को कैसे मिलेगा। तो ये समय है जब इन चीज़ों पे गहराई से हमको विचार करना है। हम नहीं चाहते कि सरकार के तरफ से या किसी संस्था के तरफ से जोर हो, और न हमने इसकी कोशिश भी की है। हम चाहते हैं कि हर एक अपने दिल से सोच के अनुशासन, देश सेवा, इस सब में लगे। आप सबको तो मालूम है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई अधिकार नहीं है जो कर्तव्य से नहीं निकलता है। उस प्रकार के अधिकार आएंगे अपना कर्तव्य समझ के, तब सच्चा लोकतंत्र आ सकेगा। एक लोकतंत्र जिसमें गरीब से गरीब की आवाज़ सुनाई जाए, जिसमें कोई भी जने केवल अपने आर्थिक या सामाजिक बलबूते के कारण दूसरों पे हावी न हो, जिसमें हर एक जाने कि अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे जो गरीब भाई और बहन हैं, जो पिछड़े गरीब भाई और बहन हैं, उनके भी अधिकार हैं, और जहां हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, उतना ही उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। ये भावना आएगी तब अधिकार सबको मिल सकते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, कुछ लोगों की आवाज़ें उठनी चाहिए, दूसरों का चाहे कुछ भी हो, ये इसी तरह से हमने अपनी आज़ादी खोई थी, और इस भूल में हमको फिर से नहीं पड़ना है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि हम याद रखें कि ये भारत जो बलिदान की भूमि है, आज उस प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए। आज हिम्मत चाहिए कि हम हिम्मत से, दृढ़ता से जिएं, एक नया जीवन बनाएं अपने देश के लिए। और अगर इस महान कार्य में सब लगेंगे तो हम अपने देश को बहुत ऊंचा उठा सकेंगे। और याद रखिए कि देश के माने धरती या पेड़ या पहाड़ नहीं है, वो कि उनसे भी हम प्रेम करते हैं और उनको हम सुंदर बनाने में, सुधारने में लगे हैं। लेकिन जब देश कहते हैं तो ये इस देश की कोटि कोटि जनता है, उसको ऊपर उठाना है, उनके घरों में सुख और आराम पहुंचाना है, उनके बच्चों को हर प्रकार का सौंदर्य हमको देना है। इस महान यात्रा में हमारे संग आप कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलके चलें, यही आज के दिन मेरी आप सबसे कामना है।
आपको मैं इस दिन की मुबारक देती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे संग मिलके सब बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान जय हिंद अब बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोलो भारत माता की। Most provisions of the amendment came into effect on 3rd January 1977, others were enforced from 1st February, and Section 27 came into force on 1st April 1977. The 42nd Amendment is regarded as the most controversial constitutional amendment in the history of India. It attempted to reduce the power of the Supreme Court and High Courts to pronounce upon the constitutional validity of laws. It laid down the fundamental duties of Indian citizens to the nation. This amendment brought about the most widespread changes to the Constitution in its history. Many parts of the Constitution, including the preamble and amending clause, were changed by the 42nd Amendment, and some new articles and sections were inserted. The amendment's 59 clauses stripped the Supreme Court of many of its powers and moved the political system toward parliamentary sovereignty. It curtailed democratic rights in the country and gave sweeping powers to the Prime Minister's office. The amendment gave Parliament unrestrained power to amend any parts of the Constitution without judicial review. The 42nd Amendment transferred more power from the state governments to the central government, eroding India's federal structure. The 42nd Amendment also amended preamble and changed the description of India from sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic, and also changed the words unity of the nation to unity and integrity of the nation. The emergency era had been widely unpopular, and the 42nd Amendment was the most controversial issue. The clampdown on civil liberties and widespread abuse of human rights by police angered the public. The Janata Party, which had promised to restore the constitution to the condition it was in before the emergency, won the 1977 general elections. The Janata government then brought about the 43rd and 44th amendments in 1977 and 1978 respectively to restore the pre-1976 position to some extent. However, the Janata Party was not able to fully achieve its objectives. On 31st July 1980, in his judgment on Minerva Mills vs. Union of India, the Supreme Court declared unconstitutional two provisions of the 42nd Amendment which prevent any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground, and accord precedence to the directive principles of state policy over the fundamental rights of individuals respectively. Let's learn about the objective of the 42nd Amendment of the Constitution of India. The amendment removed the election disputes from the purview of the courts. The amendment's opponents described it as a convenient camouflage. Secondly, the amendment transferred more power from the state governments to the central government, eroding India's federal structure. Thirdly, the purpose of the amendment was to give Parliament unrestrained power to amend any parts of the Constitution without judicial review. Fourthly, the purpose was to make any law passed in pursuance of a directive principle immune from scrutiny by the Supreme Court. Supporters of the measure said this would make it difficult for the court to upset Parliament's policy in regard to many matters. Let's take a look at the constitutional changes it brought about.
Almost all parts of the Constitution, including the preamble and amending clause, were changed by the 42nd Amendment, and some new articles and sections were inserted. Let's take a look at some of these changes. The Parliament was given unrestrained power to amend any parts of the Constitution without judicial review. This essentially invalidated the Supreme Court's ruling in the Kesavananda Bharati vs. State of Kerala in 1973. The amendment to Article 368 prevented any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground. It also declared that there would be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend the Constitution. The 42nd Amendment also restricted the power of the courts to issue stay orders or injunctions. The 42nd Amendment revoked the court's power to determine what constituted an office of profit. A new Article 228A was inserted in the Constitution, which would give High Courts the authority to determine all questions as to the constitutional validity of any state law. The Amendment's 59 clauses stripped the Supreme Court of many of its powers and moved the political system towards parliamentary sovereignty. The 43rd and 44th Amendments reversed these changes. Article 74 was amended, and it was explicitly stipulated that the President shall act in accordance with the advice of the Council of Ministers. Governors of states were not included in this article. The interval at which a proclamation of emergency under Article 356 required approval from Parliament was extended from 6 months to 1 year. Article 357 was amended so as to ensure that laws made for a state while it was under Article 356 emergency would not cease immediately after the expiry of the emergency, but would instead continue to be in effect until the law was changed by the state legislature. Article 358 and 359 were amended to allow suspension of fundamental rights and suspension of enforcement of any of the rights conferred by the Constitution during an emergency. The 42nd Amendment added new directive principles, that is, the Article 39A, 43A, and 48A. The 42nd Amendment gave primacy to the directive principles by stating that no law implementing any of the directive principles could be declared unconstitutional on the grounds that it violated any of the fundamental rights. The amendment simultaneously stated that laws prohibiting anti-national activities or the formation of anti-national associations could not be invalidated because they infringed on any of the fundamental rights. The 43rd and 44th Amendments repealed the 42nd Amendment's provision that directive principles take precedence over fundamental rights, and also curbed Parliament's power to legislate against anti-national activities. The 42nd Amendment also added a new section to the article on fundamental duties in the Constitution. The new section required citizens to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities. The 42nd Amendment granted power to the President, in consultation with the Election Commission, to disqualify members of state legislatures. Prior to the amendment, this power was vested in the governor of the state. Article 105 was amended so as to grant each House of Parliament, its members and committees the right to evolve their power, privileges and immunities from time to time. Article 194 was amended to grant the same rights as Clause 21 to state legislatures, its members as committees. Two new clauses, 4A and 26A, were inserted into Article 366 of the Constitution, which defined the meaning of the term central law and state law by inserting two new clauses, 4A and 26A, into Article 366 of the Constitution. The 42nd Amendment froze any delimitation of constituencies for election to Lok Sabha and state legislative assemblies until after the 2001 census of India by amending Article 170. The total number of seats in Lok Sabha and the assemblies remained the same until the 91st Amendment Bill, which was the 84th Amendment to the Constitution, passed in 2003 and extended the freeze up to 2026.
The number of seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and state legislative assemblies was also frozen. The amendment extended the term of Lok Sabha and legislative assemblies members from 5 to 6 years by amending Article 172 and Clause 2 of Article 83. The 44th Amendment repealed this change, shortening the term of the aforementioned assemblies back to the original 5 years. Article 312, which makes a provision for All India services, was also amended to include the All India Judicial Service. Let's take a look at the aftermath of the 42nd Amendment. During the emergency, Indira Gandhi implemented a 20-point program of economic reforms that resulted in greater economic growth, aided by the absence of strikes and trade union conflicts. Encouraged by these positive signs and distorted and biased information from her party supporters, Gandhi called for elections in May 1977. However, the emergency era had been widely unpopular. The 42nd Amendment was widely criticized, and the clampdown on civil liberties and widespread abuse of human rights by police angered the public. In its election manifesto for the 1977 elections, the Janata Party promised to restore the constitution to the condition it was in before the emergency and to put rigorous restrictions on the executive's emergency and analogous powers. The election ended the control of the Congress over the executive and legislature for the first time since independence. After winning the elections, the Moraji Desai government attempted to repeal the 42nd Amendment. However, Gandhi's Congress party held 163 seats in the 250-seat Rajya Sabha and vetoed the government's repeal bill. The Janata government then brought about the 43rd and 44th Amendments in 1977 and 1978 respectively to restore the pre-1976 position to some extent. Among other changes, the amendments revoked the 42nd Amendment's provision that directive principles take precedence over fundamental rights, and also curbed Parliament's power to legislate against anti-national activities. However, the Janata Party was not able to fully achieve its objective of restoring the constitution to the condition it was in before the emergency. Thank you very much for listening to this discussion on the 42nd Amendment of the Constitution of India. For more such discussions, get the UPSC Practice app from the App Store.